आज का जो अपना चैप्टर है वो ब्रिटेन का संवैधानिक विकास है। ब्रिटेन के बारे में हमने सामान्य परिचर्चा पिछले लेक्चर में पढ़ा है और इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि ब्रिटेन का संवैधानिक विकास क्या कालक्रम रहा, कैसे ब्रिटेन में संविधान का धीरे धीरे विकास, वर्तमान समय का जो लोकतंत्र और संसदीय व्यवस्था है उसका क्या इतिहास रहा है। तो ब्रिटेन का संवैधानिक विकास में हम यदि अध्ययन करें तो पहला जो काल है ईस्वी शताब्दी से 5वीं सदी तक ब्रिटेन में कोई ऐसा वर्तमान संविधान के विकास से जुड़ा हुआ कोई भी तथ्य या यूं कहें कि किसी भी राजतंत्र या लोकतंत्र या कुलीन तंत्र जैसे जो तत्व हैं उनका विकास नहीं हुआ। 5वीं सदी के बाद, 5वीं सदी के तत्पश्चात जो है वहाँ ब्रिटेन में संवैधानिक विकास शुरू होता है और पहला जो काल है वो ब्रिटेन में संवैधानिक विकास का है एंग्लो सैक्सन काल। एंग्लो सैक्सन काल का मतलब जहाँ पे एंग्लो सैक्सन काल, एंग्लो सैक्सन काल में क्या था, ब्रिटेन में एंग्लो सैक्सन काल में क्या हुआ। एंग्लो सैक्सन काल के 5वीं सदी के बाद ब्रिटेन में छोटे छोटे 7 कबीलों में बटा हुआ था। आपस में छोटे छोटे कबीले थे जो जातीय कहें या धर्म के आधार पे कहें या उस समय की जनजाति का जो आधार था वो 7 कबीलों में बटा हुआ था और उन 7 कबीलों के आपस में कोई सहयोग नहीं था, किसी तरह का सामंजस्य नहीं था। सब अपनी वर्चस्व या अपनी ताकत के आधार पे अपना राज्य करते थे, अर्थात जीवन यापन करते थे। पहली बार जब इन 7 को इनको एक साथ मिला के और राजा हुए एल्फ्रेड महान राजा जो हुए, इन्होंने इन 7 कबीलों को मिला के और एक राजपद की स्थापना की। किसकी? राजपद अर्थात राजा की स्थापना की और अल्फ्रेड महान राजा बने। तो अल्फ्रेड महान के राजा बनते ही ये जो कबीलाई संस्कृति थी इसका अंत हो गया और इसकी जगह पे राजपद का सिद्धांत उत्पत्तित हुआ या प्रादुर्भाव में आया या राजपद जो है, राजतंत्र जो है उसका कार्यकाल शुरू होता है, राजा का कार्यकाल शुरू होता है। तो अल्फ्रेड महान ने क्या क्या इस एंग्लो सैक्सन काल में क्या हुआ। एक प्रकार से एंग्लो सैक्सन काल की 2-3 विशेषताएं हैं। पहला तो यह है कि इसमें निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की स्थापना से क्या मतलब है, अर्थात जितना भी नैतिक रूप से, विधायी रूप से या उस समय की शक्तिशाली जो रूप थी उसमें थॉमस हॉब्स का जो राजा था, जो थॉमस हॉब्स के राजा से अर्थ है कि राजा को शासन की संपूर्ण शक्ति प्राप्त थी। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि राजा के मुख से निकला हुआ आदेश ही कानून है। राजा ने जो कहा वही कानून है, राजा ने कहा वही नियम है। जिस तरह से राजा की इच्छा ही सर्वोच्च है। अर्थात निरंकुश राजा में यह होता है कि कानून का आधार कम, सीमित राजतंत्र का आधार कम, बल्कि राजा की इच्छा ही कानून है। राजा के द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य ही, अर्थात उसके द्वारा प्रशासन का रूप हो चाहे किसी भी रूप में हो, उसके इच्छा या उसके आदेश ही कानून है। लेकिन इस निरंकुश राजतंत्र में अल्फ्रेड महान ने क्या किया कि निरंकुश राजतंत्र के साथ साथ बुद्धिमता के लिए बुद्धिमान व्यक्तियों की एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का नाम दिया उन्होंने विजेन मोट। ये विजेन मोट नाम की एक कमेटी बनाई, एक समिति बनाई और इस कमेटी को आगे चल के क्या बोला गया, विजन मोट को ही आगे चल के बोला गया विजन। और ये विजेट रूप से जो ये बनी, इस विजेट नामक संस्था एक बुद्धिमानों की संस्था कहलाई। अर्थात इसका कार्य क्या था, ये निरंकुश राजा को परामर्श देने का कार्य करती थी। तो विजेन मोड जो संस्था बनी ये एक प्रकार से परामर्शदात्री संस्था थी। ये परामर्श देती थी किसको? राजा को कार्यों को करने हेतु विजेन मोड जो है वो अपने क्या देती थी? परामर्श देती थी। और परामर्श में क्या कर देती थी
कैसे कर लगाए जाएं, टैक्सेस का आधार क्या हो, करों का किस तरह से चर्च के अधिकारी पोप हैं उनकी नियुक्ति की जाए, कैसे बिशपों की नियुक्ति की जाए, कानून को कैसे बनाया जाए। अर्थात राजा को राजकार्य के संचालन करने हेतु निरंकुश राजतंत्र के अंतर्गत विजयन मोड जो कमेटी बनी, विजयन मोड जो समिति बनी, जिसका दूसरे शब्दों में हम कहें कि बुद्धिमान व्यक्तियों की एक कमेटी थी जो राजा को परामर्श देने का कार्य करती थी। तो एंग्लो सैक्सन काल में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई और एक विजयन मोड जैसी कमेटी है, इसका निर्माण हुआ। अब दूसरी इसकी बात क्या रही, एंग्लो सैक्सन काल में ऐसा और क्या रहा निरंकुश राजतंत्र के साथ में रहा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन कैसे रहा? स्थानीय स्वशासन का अर्थ क्या है कि इसके अंतर्गत राजा होता था, ये यहां कहें हम राजा होता था, राजा के नीचे जो संस्था थी उसे जो भाग था उसे कहा सायर कहा जाता था, और सायर के नीचे हंड्रेड्स होते थे, और हंड्रेड्स के नीचे क्या होता था, गांव और शहर, विलेज, गांव और शहर होते थे। और ये ऊपर से लेके नीचे तक एक स्वशासन, एक शासन का रूप था। ये कौन से काल की बात है? एंग्लो सैक्सन काल में। एंग्लो सैक्सन काल में राजा हो गया, राजा अपने भाग को सायरों में विभक्त कर देता था और सायरों से हंड्रेड्स बनते थे। हंड्रेड्स को मतलब आज की भाषा में कहें तो उप प्रदेश, छोटे भाग उप प्रदेश हो जाते थे, और ये उप प्रदेश थे गांव व शहर में बने होते थे। इनकी नीति निर्धारण करने वाला जो अधिकारी होता था वो होता था सायर मूट। सायर मूट नाम का अधिकारी जो होता था वो हंड्रेड्स के, गांव के, शहर के जो चर्च का अधिकारी होता था, बिशप जो होता था, वो लोग सब मिलके ये जो शासन प्रशासन था इसको संचालित करते थे। तो ये एक स्थानीय स्वशासन की बात थी, वो एंग्लो सैक्सन काल में थी। और इसीलिए विद्वान जो ब्लैकस्टोन है, इन्होंने कहा है कि ब्रिटेन का जो संविधान है उसमें स्थानीय जो प्रशासन है उसकी स्वतंत्रता को अहम रखा गया है, और उसी के आधार पर प्रशासन है वो संचालित होता है। तो स्थानीयता की बात, स्वशासन की बात है, वो एंग्लो सैक्सन काल में थी। तो एंग्लो सैक्सन काल में हम देखें तो संविधान के नाम पे 3 बातें हमें देखने में मिली। पहला तो यहाँ राजपद की स्थापना हुई, राजतंत्र में राजा बना, निरंकुश राजा उसके पास अर्थात शक्तियों का केंद्रीकरण था। दूसरी बात, इसमें विजन मोड जैसी एक संस्था या एक कमेटी का निर्माण हुआ जो बुद्धिमानों की सभा कहलाती है। और तीसरी जो बात थी वो स्थानीय स्वशासन था, अर्थात अपने शासन कालीय में वो खुद अपना निर्णय करते थे। किसी भी तरह के विवाद के विषय में न्याय का कार्य है वो सायर मूट तथा बिशप या चर्च के कुछ अधिकारियों के द्वारा संचालित किया जाता था। तो ये एंग्लो सैक्सन काल के संवैधानिक रूप से बातें आई। दूसरा जो काल आता है एंग्लो सैक्सन के बाद वो है नॉर्मन एंजीवन काल। दूसरा जो काल आता है वो आता है नॉर्मन एंजीवन काल। नॉर्मन जो काल है, नॉर्मन जो पीरियड है, नॉर्मन एंजीवन काल है, ये संवैधानिक विकास के क्रम में महत्वपूर्ण है। इस काल में महत्वपूर्ण होने का कारण क्या है कि इस काल में कौन कौन से ऐसे मुख्य आधार जो संविधान के निर्मित हुए वो इसी काल के हैं। ये एक प्रकार से ये जो काल है ये 1153 ईस्वी से शुरू होता है, और 1153 ईस्वी के बाद इसमें जो मुख्य संविधान के जो आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हुआ वो है। ये देखिए इस काल में क्या हुआ, इस काल की घटना क्या होती है कि निरंकुश राजा जो होते थे, जैसे एल्फ्रेड महान था, निरंकुश राजा था, निरंकुश राजा की स्थिति इतना हो गई कि वो निर्दयी हो गए। यदि शासन प्रशासन को करने वाले व्यक्ति राजा यदि कुशल हैं, योग्य हैं, तो स्थानीय स्वशासन के माध्यम से या प्रशासन को विभक्त करके या बुद्धिमानों की कमेटी विजन मोड के माध्यम से शासन किया जाता था, तो वो कुशल राजा कहलाता था। लेकिन जरूरी नहीं है, यदि राजा निर्दयी हो, यदि राजा दुष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन को संचालित करना बुद्धिमान की कमेटी के हाथ में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बुद्धिमानों की जो कमेटी है, परामर्श समिति जो कहते हैं, उसकी सलाह मानना निर्दयी के लिए संभव नहीं होता है। यही हुआ। तो नॉर्मन काल में हम देखते हैं कि राजा विलियम्स है वो गद्दी पर बैठते हैं, और जो पहले वाला राजा है वो निर्दयी होता है, उसको हटा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? विलियम्स को जो गद्दी पे बिठाया जाता है, इसका अर्थ क्या है
कि शासन का जो स्तर होता है, जो प्रशासन जो होता है, उसमें सुधार करना, अर्थात जो शासन व्यवस्था है संचालित हो रही है उसमें सुधार करना। तो राजा विलियम जब गद्दी पर बैठता है तो उन्होंने देखा कि छोटे छोटे जो हिस्से हैं और उन छोटे छोटे हिस्सों में जो देश बटा हुआ है, उन हिस्सों के आधार पे आवश्यकता अनुसार उसमें क्या किया जाना चाहिए, तो उन हिस्सों के बारे में देखा और उन हिस्सों में प्रशासनिक रूप से सुधार के लिए इकाइयों के रूप में गठन किया। इकाइयों के रूप में गठन करके और शासन व्यवस्था में सुधार किया। तो उसी का रूप क्या हुआ कि जैसे जो शायर थे वो एक प्रकार से शायरों की स्थापना की जाती थी, वो हम हमारी भाषा में कहें कि वो सामंत शाही में बदल गए, वो सामंत बन गए। सामंत कैसे बन गए? सामंत शाही क्यों उत्पन्न हुई कि जो शायर थे उनको प्रशासनिक रूप से कुशल इकाई के रूप में कार्य करने हेतु उन्हें अधिकार दिए गए, और अधिकार देने से पूरे देश में, ब्रिटेन में आपस में जो 15 जो बन गए, 15 भाग जो बने, वो 15 हिस्सों में बंटने से उनके सामंत बन गए और उन सामंतों ने अपने अधिकार का प्रयोग करना शुरू किया। तो जो ही अधिकारों का प्रयोग करना लगे तो इन लोगों को जनता की भावनाओं का आदर नहीं कर पाए और निर्दयता आ गई और निरंकुशता आ गई। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से जो बैरन, जिन्हें सामंत जो बने, ये 15 बैरन जो बने, जिनको बोलते हैं बैरन, ये बैरन्स जो बने, इनके द्वारा जनता की भावनाओं का या जनता की समस्याओं का निदान नहीं किया गया, बल्कि शक्ति का केंद्रीकरण होने से उन लोगों ने राजा के प्रति तो वफादारी रखी, लेकिन उन्होंने सामंतवादी रूप रख दिया, अर्थात शोषित रूप हो गए, लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई। तो ये नॉर्मन एंजीवन काल है, इसमें सामंतशाही उत्पन्न होती है। दूसरी बात, सामंतशाही के बाद इसमें क्या आता है, जो विजन मोड नाम की संस्था थी, जो विजन मोड, ये परामर्शदात्री संस्था एंग्लो सैक्सन काल में थी और ये आगे चल के इसको बन गई मैरियम काउंसिल। मैरियम काउंसिल ये मैग्नीशियम काउंसिल जो है, ये संस्था जो बनने से क्या हुआ, इस संस्था ने एक समिति जो बन गई, एक प्रकार से ये कहें कि इस मैग्नम कॉन्सियम जो बनी, इसके द्वारा राज्यों के अधिकारी और जो लोग चर्च के अधिकारी इसमें शामिल होते थे, जो विजन मोड में होते थे, जो उच्च नोबेल जो लोग थे, उन लोगों को शामिल किया जाता था। और इसी में भी एक स्पेशली बन गया कि कुछ लोग इसमें नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भागीदारी रखने लगे और उन महत्वपूर्ण भागीदारी वाले लोगों को नाम दिया गया क्यूरिया रेजिस। क्यूरिया रेजिस। देखिए, विजन मोड से बनी मैरियम काउंसिल, मैग्निम काउंसिल, और मैग्निम काउंसिल से बनी क्यूरिया रेजिस, और क्यूरिया रेजिस से बनी प्रिवी काउंसिल, और प्रिवी काउंसिल से बनी कोबाल, और कोबाल से बनी मिनिस्टर्स ऑफ, जो मिनिस्टर्स की बनी वो बनी कैबिनेट। तो एक प्रकार से कैबिनेट का जो निर्माण हुआ, मंत्रिमंडल के में जो कैबिनेट का निर्माण होता है, वो कैबिनेट एक प्रकार से कहां से बनी, जो कैबिनेट का निर्माण है वो किससे हुआ, विजन मोड से। विजन मोड जो मंत्री परिषद को सलाह देने या राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, वो प्रवासदात्री संस्था मैग्नियम काउंसिल बनी, और मैग्नियम काउंसिल में जो विशेष भाग लेने वाले लोग थे, जो नीति निर्धारक थे, अर्थात उनमें से सीमित, मैग्नियम काउंसिल में से सीमित लोगों की एक कमेटी, छोटी कमेटी, वो क्या कहलाई, क्यूरिया रेजिस कहलाई। और क्यूरिया रेजिस से बनी प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल जो सलाह देने वाली थी, और प्रिवी काउंसिल से बनी कोबाल, और कोबाल से बनी कैबिनेट। अर्थात समय के साथ इनके नामांकन में चेंज होता रहा और धीरे धीरे वही विजन मोड जो संस्था थी वो क्या बन गई, कैबिनेट कहलाई, जो मंत्रिमंडल का कैबिनेट कहलाती है, जो वर्तमान के स्वरूप में है। तो ये एक परामर्शदात्री संस्था के रूप में कार्य करती थी। एंग्लो सैक्सन काल में, नॉर्मन एंजीवन काल में आके इसका वास्तविक रूप सामने आया और मंत्रिमंडल का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसे हम कहते हैं वो इसके रूप में दिखाई देने लगी। ठीक है ना। तो इसमें
ये एक अंतर आया। दूसरी जो बात है, ये कैबिनेट का निर्माण हुआ और कैबिनेट का निर्माण होने से नॉर्मन एंजीवन काल में मंत्रिमंडल या मंत्री का जो रूप है वो दिखाई देता है। तीसरा जो बात है वो होता है अधिकार पत्र। इसमें जो तीसरी जो बात है, इसमें क्या है, विजन कैबिनेट के बाद तीसरा जो रूप आता है वो है इसमें बिल ऑफ राइट, मैग्ना कार्टा। जो बिल ऑफ राइट्स है, महान अधिकार जो पत्र है जिसे हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या था और मैग्ना कार्टा का क्या रूप आया? मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा से क्या अर्थ है? मैग्ना कार्टा को क्या रहते हैं? देखिए, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्या कारण रहा कि इसकी मैग्ना कार्टा की जरूरत पड़ी? मैग्ना कार्टा का मैंने पहले बताया कि राजा के द्वारा स्थानीय स्वशासन में यदि कुशल राजा होता है, बुद्धिमान राजा होता है, तो किसी भी तरह का विवाद का विषय नहीं होता है। लेकिन राजा यदि निर्दयी हो, यदि राजा दुष्ट हो, तो स्थानीय प्रशासन या कैबिनेट कोबाल या क्यूरिया रेजिस की परामर्श को दिए हुए को नहीं मानने के कारण वह अपनी नीति निर्धारण में दुष्टता झलकती है। ऐसी स्थिति में जनता के अधिकारों का पालन नहीं होता है, जनता का शोषण होता है। दूसरे शब्दों में कहें, राजतंत्र का निरंकुश होने के कारण जनता के अधिकारों या जनता के हितों की सुरक्षा नहीं होती है, जनता की समस्याएं यथावत बनी रहती हैं। ऐसी स्थिति में आम नागरिक के द्वारा अधिकारों की मांग की जाती है कि मुझे मेरे राइट्स दिए जाएं, उनका वॉयलेशन किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में राजा जॉन जो हुए, जॉन राजा जो राजपद पे थे, जॉन, वो क्या निर्दयी और दुष्ट थे, दुष्ट व्यक्ति थे। उन्होंने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं की, बल्कि अपनी दुष्टता के माध्यम से अधिक अत्याचार उन्होंने किए। तो ऐसी स्थिति में क्यूरिया रेजिस जो थी, मैग्नीशियम काउंसिल जो थी, क्यूरिया रेजिस ने यह बात कही, राजा को परामर्श दिया कि इस तरह के अत्याचार शासन के लिए ठीक नहीं है। तो उसके कारण क्या हुआ कि ब्रिटेन में गृह युद्ध की स्थिति पनपी और गृह युद्ध की स्थिति में लास्ट में आखिर में राजा जॉन है उसकी हत्या कर दी गई, उसको मार दिया गया। और उस हत्या के पश्चात एक पारित हुआ जिसे कहते हैं बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों का पत्र, जिसे अधिकारों का पत्र कहा जाता है। और ये अधिकारों का पत्र ही क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा कहलाता है, जो 1215 में पारित हुआ। समझ में आया? इसका अर्थ यह हुआ कि जब तक राजपद में कुशल और योग्य राजा थे तब तक विवाद का विषय नहीं बना। लेकिन जो ही राजतंत्र के अंतर्गत निर्दयी, दुष्ट या अत्याचारी राजा जॉन गद्दी पे बैठे, तो उनके अत्याचारों के कारण जनता शोषित हुई। और जनता से ज्यादा जो समस्या थी वो मैग्नीशियम काउंसिल को हुई, क्यूरिया रेजिस को हुई, वर्तमान समय में जिसे हम कैबिनेट कहते हैं उस समय की उस कैबिनेट को हुई। तो उस कैबिनेट को विवाद का विषय हो गया। तो एक प्रकार से लड़ाई किसके अंदर थी? क्यूरिया रेजिस और राजा जॉन के मध्य। तो जॉन को अपदस्थ किया गया, उसकी हत्या की गई और क्यूरिया रेजिस को अधिकार मिले। जो वर्तमान में जो अधिकार है वो जनता के लिए हैं। उस समय के मैग्ना कार्टा में वो जनता के नाम से किसको प्राप्त हुए? क्यूरिया रेजिस को प्राप्त हुए। और क्यूरिया रेजिस को अधिकार मिलने से इसे कहा जाता है अधिकार पत्र, अधिकारों का मैग्ना कार्टा, अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाते उसे मिलने वाले राइट्स। तो एक बात ये रही, इस काल में मैग्ना कार्टा पारित हुआ और इसमें अधिकारों की बात हुई। तो ये नॉर्मन एंजीवन काल है, इसमें अधिकारों की व्यवस्था की जाती है और इसी के द्वारा ये कार्य हुआ। अगली जो बात है, इस काल में क्या होता है? संसद की स्थापना होती है, संसद बनती है। संसद का कैसे संसद का निर्माण कैसे होता है? हेनरी तृतीय के काल में संसदीय व्यवस्था का अवसर आया। हेनरी तृतीय कैसे आया? हेनरी थर्ड के शासन काल में संसदीय व्यवस्था का सूत्रपात हुआ और एडवर्ड प्रथम जो होता है, क्या हुआ? हेनरी तृतीय और इधर थे
हेनरी तृतीय के द्वारा किए गए कार्यों का विरोध कर रहे थे जनता, और जनता की तरफ से इनका कर रहे थे साइमन डी मोंटाफोर्ट। साइमन जनता के साथ थे। हेनरी तृतीय और साइमन में युद्ध होता है। दोनों में युद्ध होने के बाद हेनरी तृतीय की हार होती है और साइमन विजयी होते हैं। साइमन के विजय होने के एक तत्पश्चात एक प्रकार से जनता के अधिकारों की बात आई। तो जनता के अधिकारों का अर्थ ये हुआ कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था संचालित की जाए। एडवर्ड प्रथम जब राजगद्दी पे बैठे तो 1295 में एडवर्ड प्रथम ने संसद बुलाई अर्थात चुने हुए प्रतिनिधि तथा कुछ चर्च के पदाधिकारी, बिशपों के बिशप और कोई ऊंचे अभिजात्य वर्ग के लोगों को शामिल किया गया और उसमें सदस्य संख्या रखी गई 572 सदस्यों में 172 प्लस 400 ये इनकी सदस्य संख्या थी। 172 तो वो लोग थे जो उच्च वर्ग के थे और 400 लोग वो थे जो चर्च के अधिकारी या कहीं उच्च वर्ग के थे या जमींदार थे, किसान थे, उन लोगों को शामिल किया गया। इस तरह से एडवर्ड प्रथम वह पहला व्यक्ति था जिसने संसद का रूप दिया और उसने संसद बुलाई जो आदर्श संसद कहलाती है। आदर्श संसद की स्थापना होती है। अब इस आदर्श संसद में 3 दल हो गए। जो संसद बनाई इसमें 3 तरह के व्यक्ति शामिल हुए। संसद में 3 तरह के व्यक्ति कौन कौन शामिल हुए? पहले तो वो व्यक्ति जो अभिजात्य वर्ग से थे, उच्च वर्ग थे, जिसे नोबल बोला जाता है, नोबल, ठीक है। दूसरे वो व्यक्ति जो चर्च के पोप थे, पादरी थे या बिशप्स थे, वो शामिल हुए। और तीसरे रूप में जो मेन इंपॉर्टेंट वो है जनसाधारण के लोग। तो 3 तरह के व्यक्ति संसद में शामिल हुए और इन तीनों तरह के व्यक्तियों के अंतर्गत ये 572 लोगों की एक संस्था बनी जिसे एडवर्ड प्रथम ने प्रथम आदर्श संसद के नाम से इसको स्थापित किया। अब इसमें क्या होता है, कुछ ये जो बीच वाला हिस्सा है 2 नंबर पे चर्च, पादरी व बिशप, इसमें से कुछ उच्च वर्ग के लोग थे वो तो नोबेल में शामिल हो गए। कुछ निम्न जनसाधारण के टच में थे, मिलने जुलने वाले थे, उनके विचारों से मेल रखते थे, वो इनमें शामिल हो गए। तो अब 2 ही दल बचे, एक तो ऊंचा वर्ग और एक निम्न वर्ग। और इसी के द्वारा इसी संसद के रूप में आगे चलकर हम देख रहे हैं कि जो नया रूप निकलेगा उसमें 2 दल बने। एक दल तो हो गया व्हिग और दूसरा हो गया टोरी, जिसे हम कहें उदार, और ये हो गया अनुदार। बाद में चल के ये अनुदार जो दल है वो श्रमिक दल में बदल जाता है, ठीक है ना। तो ये दलों का जो रूप है वो प्रथम संसद के अंतर्गत ही हमने देखा कि जो 3 भागों में थे वो आगे चल के 2 दल हो गए। एक तो उदार दल जिसमें उच्च वर्ग के लोग, जो परंपरावादी लोग आते हैं, वो शामिल हुए गए, जिसे व्हिग जो दल बना वो बना। और दूसरा है टोरी जो अनुदार दल के रूप में है, अर्थात जो जनसाधारण से शामिल होता है वो इसमें गए। तो एक प्रकार से संसद का रूप और राजनीतिक रूप से हम ये कहें कि दलों का जो रूप है वो इसमें बनने से हुआ और इसमें व्यवस्था संसद की जो आदर्श जो संस्था है वो रखी गई। तो आज हमने प्यारे बच्चों क्या सीखा? पहली चीज तो हमने एंग्लो सैक्सन काल को पढ़ा। दूसरा जो काल है वो नॉर्मन और एंजीवन काल है। नॉर्मन एंजीवन काल में ही ब्रिटिश संविधान के विकास की बातें हुई और ब्रिटिश संविधान में सामंतशाही की स्थापना हो, चाहे विजन मोड से क्यूरिया रेजिस बन के कैबिनेट का निर्माण हो, चाहे आदर्श संसद एडवर्ड प्रथम के द्वारा बुलाई गई 572 लोगों की संसद का निर्माण हो, ये सभी की सभी जो दूसरा काल है उसमें हुआ। अब तीसरे चौथे काल में हम अध्ययन करेंगे। थैंक यू।